हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी जानते हैं हमारी चर्चा हो रही है अकबर के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया हुआ था, कल आपसे हमने चर्चा किया हुआ था कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बनती हैं जो बैरम खां का पतन हुआ। कल पर्टिकुलर हमने इसी बारे में आपसे डिस्कशन किया था। तो बैरम खां के पतन के बारे में कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, एक बार फिर से आपके समक्ष बहुत कम शब्दों में जो है बहुत संक्षेप उसमें हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं जो है बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त करता है और 1556 से लेकर के 60 तक इसने जो है अकबर को का साम्राज्य बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कौन? बैरम खां। और अगर हम बैरम खां की बात करें तो हुमायूं की मृत्यु के बाद में जब अकबर सिंहासन पर बैठता है तो इस बैरम खां को अपना पहला प्रधानमंत्री भी नियुक्त करता है। और अगर हम बात करें बैरम खां को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और मुगल काल में प्रधानमंत्री के पद को किस नाम से जाना जाता था? तो वकील ए मुतलक के पद के नाम से जाना जाता था। तो वकील ए मुतलक के पद पर नियुक्ति किसकी करता है? बैरम खां की करता है। इस तरह से 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य को बढ़ाने में काफी श्रेय जाता है किसको? बैरम खां को। अब जब पूरा श्रेय इसको मिलता है, बैरम खां को अकबर देता है, तो इसका क्या होता है कि 1556 से लेकर के 1560 तक का जो काल होता है, इस समय बैरम खां का जो है शासन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है। यानी कि अकबर अपने खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इतना ज्यादा ये हस्तक्षेप करने लगता है। तो इसके हस्तक्षेप को देख करके इसके दरबारी सदस्य जो होते हैं, अकबर का पालन पोषण जो कर रहे होते हैं, अतगा खेल के अंतर्गत जो सदस्य आते हैं, तो ये इसे ईर्ष्या करने लगते हैं। और जब ईर्ष्या करने लगते हैं तो बैरम खां के खिलाफ क्या करते हैं? षड्यंत्र करते हैं बैरम खां को उसके पद से हटाने के लिए। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब जब ये तो दल था, अतगा खेल दल था जो कि बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, लेकिन अकबर खुद परेशान हो गया था इसके बढ़ते हुए हस्तक्षेप को कम करना चाह रहा था। इसलिए अकबर ने भी इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा ताकि बैरम खां जो है राज दरबार छोड़ करके जा सके। ओके, अकबर की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो अकबर के शिक्षक यार लतीफ होते हैं। यार लतीफ से अकबर बोलता है कि आप बैरम खां से बोल दीजिए कि ये दरबार छोड़ करके चले जाएं, ठीक है, मक्का की यात्रा पर चले जाएं। तो जो यार लतीफ होते हैं इनको मक्का जाने के लिए बोलते हैं। ये चीज बैरम खां एक्सेप्ट कर लेता है और ये मक्का न जा करके जहां इसने अपनी जागीर इकट्ठी की होती है वो उस तरफ की ओर जो है रुख कर जाता है। ओके, इस तरह से जब ये उधर चला जाता है तो जब उधर अपनी जागीर को लेने चला जाता है तो उसी समय इसके पीछे अकबर गुप्तचर लगा देता है और गुप्तचरों ने इसको पकड़ लिया। और जब उसको अकबर को पता चलता है तो अकबर खुलेआम जो है एक व्यक्ति होते हैं, एक मंत्री होते हैं अतगा खां, बैरम खां के खिलाफ जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। और एटलीस्ट होता क्या है कि बैरम खां और अतगा खां के मध्य युद्ध होता है और बैरम खां पराजित होता है। जब बैरम खां पराजित होता है तो बैरम खां को बंदी बना करके अकबर के दरबार में लाया जाता है और अकबर इनके समक्ष 3 शर्तें रखता है। वो 3 शर्तें कौन कौन सी रखता है? वो 3 शर्तों में से पहली शर्त होती है कि अकबर इनके समक्ष शर्त रखता है कि या तो बैरम खां कालपी और चंदेरी की सूबेदारी जो है स्वीकार कर लें। इसके बाद में दूसरी शर्त रखता है, अगर वो नहीं स्वीकार करना है तो इसी राज दरबार में बादशाह के समक्ष नॉर्मल मंत्रियों की तरह जो है राजा के समक्ष यानी शासक के समक्ष दरबार में रह सकते हैं। ये दूसरी शर्त होती है। और तीसरी शर्त होती है कि अगर उपर्युक्त दोनों शर्तें नहीं आपको मंजूर हैं तो आप मक्का की यात्रा पर चले जाएं, हज की यात्रा पर चले जाएं। तो इतना बड़ा पद जिसको मिला हुआ था मुगल साम्राज्य में, वकील ए मुतलक के पद पर था,
तो उसके लिए आसान नहीं था उपयुक्त दोनों शर्तों को मानना, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी। तो ये उपयुक्त दोनों शर्तें न मानते हुए वो जो है मक्का की यात्रा जाने के लिए क्या करता है, राजी हो जाता है और राज दरबार छोड़ देता है। और जब मक्का की यात्रा पर जा रहा होता है तो रास्ते में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर पहुंचता है और वहां पाटन में जो है अफगानों ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। किसकी? बैरम खां की। तो इस तरह से बैरम खां का क्या हो गया, पतन हो गया। अब बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बानो। तो इनके साथ जो है इनकी जो विधवा होती है और इनका जो पुत्र होता है अब्दुल रहीम, तो इनकी विधवा के साथ अकबर अपना विवाह रचाता है और इनके पुत्र का जो है बहुत अच्छे से पालन पोषण करता है। कल मैंने यहाँ तक आपसे चर्चा किया हुआ था। अब आज हम इसके आगे की आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम क्या चर्चा करेंगे कि बैरम खां के पतन के बाद में इसने बैरम खां का तो पतन कर दिया, लेकिन इसके दरबार में एक और गुट था जो बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था और ये भी इसके शासन प्रशासन में जो है हस्तक्षेप कर रहा था। तो वो कौन सा था? वो था पर्दा शासन, पेटीकोट शासन। पर्दा शासन, पेटीकोट शासन या इसको स्त्रैण शासन भी कहते हैं। ओके, ये भी जो है 1560 से लेकर के बैरम खां के पतन के बाद में 1560 से लेकर के 1564 ईस्वी तक इसने जो है बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किए और शासन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, तो अगर हम बात करें पर्दा शासन या पेटीकोट शासन, ये क्या था, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर के शासन में हरम की महिलाओं का प्रभुत्व रहा। यानी कि अकबर के हरम में बहुत सारी महिलाएं थी। कल हमने आपसे डिटेल में चर्चा भी किया हुआ था, जैसे अतगा खां, जैसे कि माहम अनगा थी, जीजी अनगा थी और अन्य लोग थे, अन्य सदस्य भी थे जिनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ रहा था अकबर के शासनकाल में। तो इसके हरम की महिलाओं का प्रभुत्व बढ़ रहा था और ये हरम की महिलाओं का प्रभाव कब तक रहा? 1560 से लेकर के 1564 ईस्वी तक। ओके, कुछ इतिहासकारों ने इसी शासन को, जो हरम की महिलाओं का अकबर के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ रहा था, तो ये इतिहासकारों द्वारा इनको क्या संज्ञा दी गई? तो इसको पर्दा शासन, स्त्री शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जाना गया, या इतिहासकारों ने ये नाम दिया। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पर्दा शासन या पेटीकोट शासन क्या था। ओके, ये था पर्दा शासन या पेटीकोट शासन, यानी कि अकबर के हरम में जो महिलाएं थी, इन महिलाओं का बहुत ज़्यादा मात्रा में अकबर के शासन में हस्तक्षेप बढ़ रहा था। इसी को जो है, जो हस्तक्षेप महिलाओं का बढ़ रहा था, इसी को इतिहासकारों ने पर्दा शासन या पेटीकोट शासन या स्त्रैण शासन कहा। ओके, अब हम जानेंगे कि इस पर्दा शासन के अंतर्गत या पेटीकोट शासन के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य आते थे। तो सबसे पहले आती थी एक तो राजमाता हमीदा बानो बेगम, यानी कि जो अकबर की माता हुआ करती थी, सबसे पहले यही थी। इसके बाद में अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर थी माहम अनगा। कौन थी? माहम अनगा। और ये जो है इस पेटीकोट शासन या पर्दा शासन में सबसे प्रमुख हुआ करती थी। ओके, कौन? माहम अनगा सबसे प्रमुख हुआ करती थी, यानी कि इस दल को लीड कर रही थी माहम अनगा। ओके, फिर ये जो है माहम अनगा के बारे में एक बात और बताएं कि अगर हम बात करें कि अकबर के शासनकाल में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये माहम अनगा ही थी। इसी वजह से ये एक बहुत दमदार वकील हुआ करती थी, प्रधानमंत्री हुआ करती थी, वकील मुतलक हुआ करती थी। इसीलिए इनका जो है प्रशासन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ रहा था। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं आदम खां। माहम अनगा को हम धायमा भी बोल सकते हैं। इसके बाद में थे दूसरे नंबर पर आदम खां थे। आदम खां इनके धाय पिता की तरह थे। इसके बाद में आते हैं सिहाबुद्दीन अतगा खां। फिर इसके बाद में पीर मोहम्मद और मुनीम खां। ये इतने सदस्य थे
जो कि पर्दा शासन और पेटीकोट शासन के अंतर्गत ये इतने सदस्यों का ग्रुप आता था। ओके, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पर्दा शासन या पेटीकोट शासन क्या था, इस शासन के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य आते थे। अब हम बात करेंगे कि मुगल काल की, इसके बारे में हमने आपसे कल भी चर्चा किया हुआ था, आज भी कर रहे हैं कि मुगल काल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये माहम अनगा हुआ करती थी। ओके, इन्होंने क्या किया, 4 वर्ष तक इनका प्रभाव रहा। 1560 से लेकर के 1564 ईस्वी तक इनका शासन में प्रभाव रहा। और इनका जो पद हुआ करता था वो कौन सा था, वकील ए मुतलक पद था, यह प्रधानमंत्री पद था। ओके, तो इस तरह से क्या था, इन सभी का इनका प्रभाव रहा। अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के समय पर पहला प्रधानमंत्री कौन था या पहला वकील ए मुतलक कौन हुआ करता था, तो आंसर आपका क्या होगा, बैरम खां होगा। पहला प्रधानमंत्री अकबर का कौन था या वकील ए मुतलक कौन था, तो वो बैरम खां होगा। किंतु अगर क्वेश्चन पूछता है पेटीकोट शासन के अंतर्गत अकबर के समय पर पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आपका आंसर होगा जो वकील ए मुतलक या प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो सिहाबुद्दीन हुआ करते थे। कौन थे, सिहाबुद्दीन थे। प्लस इसी समय माहम अनगा भी थी। कौन था, माहम अनगा भी थी। तो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या अकबर के समय पर 3 प्रधानमंत्री थे, तो जी हाँ बिल्कुल थे। लेकिन अगर पर्दा शासन के अंतर्गत प्रधानमंत्री पूछते हैं तो 2 थे, एक थे सिहाबुद्दीन और दूसरे कौन थे, माहम अनगा थी। ओके, लेकिन अगर प्रधानमंत्री पूछता है, सिर्फ प्रधानमंत्री पूछता है अकबर के समय के पहले प्रधानमंत्री, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आपका आंसर होगा बैरम खां। ओके, अब इसके बाद में ये इसके पेटीकोट शासन के अंतर्गत 2 प्रधानमंत्री थे, एक थे सिहाबुद्दीन और दूसरे थे कौन, माहम अनगा। तो अकबर के समय में ही ये सबसे पहली बार न्यू पड़ी कि एक समय पर 2 प्रधानमंत्री होना, ये यानी कि एक समय पर 2 प्रधानमंत्रियों का होना, इसकी न्यू किसके समय पर पड़ी, अकबर के समय पर जो है पड़ी थी। क्योंकि इस समय 2 प्रधानमंत्री एक साथ थे। जब आपके समक्ष हमने बताया भी है आपको कि एक सिहाबुद्दीन थे और दूसरी कौन थी, दूसरी माहम अनगा थी। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि अगर सिर्फ प्रधानमंत्री पूछता है अकबर का पहला तो बैरम खां होगा, किंतु पेटीकोट शासन के अंतर्गत अगर प्रधानमंत्री पूछता है तो सिहाबुद्दीन और माहम अनगा होंगे। और ये एक साथ 2 प्रधानमंत्री बन रहे थे, किसके समय पर, पहली बार अकबर के समय पर बन रहे थे। ओके, अब इसके बाद में सिहाबुद्दीन और माहम अनगा प्रधानमंत्री रहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सिहाबुद्दीन और माहम अनगा के बाद में कौन प्रधानमंत्री बना और इस तरह से क्रमवार कौन कौन से प्रधानमंत्री कौन कौन हुआ, इसके बारे में बता रहे हैं आपको हम। तो सिहाबुद्दीन और माहम अनगा के बाद में जो वकील ए मुतलक के पद पर नियुक्त होते हैं वो कौन नियुक्त होते हैं, खान बहादुर खां उज़्बेक। कौन नियुक्त होते हैं, खान बहादुर खां उज़्बेक। फिर इसके बाद में खान बहादुर खां उज़्बेक के बाद में वकील ए मुतलक के पद पर नियुक्त होते हैं कौन, मुनीम खां। कौन नियुक्त होते हैं, मुनीम खां। और इन मुनीम खां के साथ भी जो है माहम अनगा प्रधानमंत्री रही। कौन, माहम अनगा जो है वकील ए मुतलक के पद पर रही। तो पहले रही किसके साथ में, पहले सिहाबुद्दीन के साथ में रही, इसके बाद में दूसरे किसके साथ में रही, दूसरे रही मुनीम खां के साथ में। ओके, देखिए ये 2 एक साथ एक समय पर 2 प्रधानमंत्री शासन कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद में आते हैं कौन, शमसुद्दीन। ठीक है, शमसुद्दीन को वकील ए मुतलक के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से ये व्यक्ति थे जो कि अकबर के समय पर वकील ए मुतलक के पद पर नियुक्त करे गए। ओके, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे इन सारी चीज़ों की बारीकियों को
कि कौन किस समय जो है प्रधानमंत्री रहा, और एक साथ अगर सिंगल पूछता है प्रधानमंत्री तो आपका आंसर क्या होगा, अगर पेटीकोट शासन के अंतर्गत पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा। ओके, तो इस तरह से अकबर ने बैरम खां के पतन के बाद में बैरम खां को अपने राज दरबार से हटाने के बाद में इन्होंने क्या किया, षड्यंत्र के द्वारा ये जो पेटीकोट शासन, पर्दा शासन का जो हस्तक्षेप बढ़ रहा था, इसको भी कम किया और एक एक करके इस गुट को भी इन्होंने तोड़ा और पूरा जो कि साम्राज्य की जितनी भी जिम्मेदारी थी सम्राट ने खुद अपने हाथों में ली। ओके, अब इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे, आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक अकबर ने कौन कौन से राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो अगर हम बात करें कि पानीपत के युद्ध के बाद में 1557 ईस्वी में अकबर ने मानकोट को विजिट किया और अपने साम्राज्य में मिलाया। ओके, दूसरे नंबर पर 1558 ईस्वी में अजमेर को मुगलों से जीता और इसके बाद में 1559 ईस्वी में ग्वालियर को भी मुगल साम्राज्य में मिलाया। फिर 1560 ईस्वी में जौनपुर को भी जो है मुगल साम्राज्य में मिलाता है और 1561 ईस्वी में चुनारगढ़ को जो है जीतता है। तो इस तरह से अकबर के संबंध में मैंने आपसे डिस्कस किया कि किस तरह उसने 1560 से लेकर के 64 ईस्वी तक पेटीकोट शासन का अंत किया और 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक कौन कौन से राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे आपके समक्ष हम लेकर के आएंगे अकबर की विजय, कि अकबर ने कौन कौन सी विजय की थी। ओके, तो आज अपने लेक्चर को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले आपसे ज़रूर कहेंगे कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, प्लस इसके साथ में कमेंट जरूर किया करें। ओके, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।